हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो, हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरा कर लिया है, बस ये टॉपिक और रह गया है, तो आज ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ये टॉपिक आए, जैसे तुमसे पूछा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बताओ किसी क्लासिकल पाथवे का, ठीक है, तो पहले तुम क्या करोगे? सिंपल सी बात है, पहले तुम उसके क्लासिकल पाथवे के बारे में लिखोगे, जो भी प्रोसेस कैसे देखो ये लिखोगे, पहले तुम इसके बारे में पूरा लिखना, ठीक है, जो भी क्लासिकल पाथवे है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या करना, जो मैंने तुम्हें डिफिशियंसी बताई है क्लासिकल पाथवे की, मतलब उसमें क्या 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 होता है वो लिखना, ठीक। और ओनली क्लासिकल पाथवे की बात कर रहा हूँ, और क्लासिकल पाथवे का रेगुलेशन लिखना, बस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुमने क्लासिकल पाथवे पूछा तो डिफिशियंसी तुमने सबकी लिख दी और रेगुलेशन सबकी लिख दिया, नहीं, जो पूछा है वही लिखना, ठीक है। सो क्लासिकल पाथवे का वो लिख देना प्रोसेस, और रेगुलेशन लिख देना क्लासिकल पाथवे का यही, और उसकी डिफिशियंसी लिख देना, ठीक है। सो चलो टॉपिक पे आते हैं अब। तो देखो, रेगुलेशन क्लासिकल पाथवे कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट जब होता है जब आपका एंटीजन या एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे ये तो बोला ना कि मैंने तुमसे ये बोला था कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट जब होता है जब आपका एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या हो, इंटरेक्शन हो। जैसे ही तब इन दोनों में इंटरेक्शन होगा तभी आपका क्या होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक। ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि एंटीजन अकेला है और एंटीबॉडी है नहीं है तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि एंटीबॉडी अकेला है, एंटीजन है ही नहीं है तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लासिकल पाथवे जब ही एक्टिवेट होगा जब दोनों का इंटरेक्शन होगा, किसके बीच, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक, तभी आपका क्या होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, कैसे होता है, अकर एट द लेवल ऑफ एंटीबॉडी इटसेल्फ, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के संग इंटरेक्शन हो, ठीक है, तभी आपका क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ क्लासिकल पाथवे में मतलब कुछ सीरम प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे C1s एस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है। देखो ये क्या करता है, देखो समझना, मान लो क्लासिकल पाथवे है, ठीक है, इस क्लासिकल पाथवे ने क्या किया, जो एंटीजन जुड़ा था एंटीबॉडी से, अब उसको उसने खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमें अब खत्म कर दिया उसको, तो सिंपल सी बात है, अब ये क्लासिकल पाथवे, ठीक है, इसे हमें रोकना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब बैक्टीरिया हमने किल कर दिया तो रोकना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लासिकल पाथवे रुक जाता है। तो ऐसे कौन से प्रोटीन है, जैसे C1s एस्ट्रेज इनहिबिटर एक सीरम प्रोटीन है जो कि क्या करता है, C1s पे एक्ट करता है, जैसे इस पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसको इसकी जो एक्टिविटी होगी वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आगे कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन जोड़ते हैं वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्लासिकल पाथवे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना है, ठीक। अब आ जाओ अल्टरनेट पाथवे के रेगुलेशन, ठीक। तो अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, देखो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है C3b, ठीक है, जैसे मान लो आपका वही है, सिंपल जो है पैथोजन अल्टरनेट पाथवे में किल कर दिया है, ठीक है, ठीक। तो उसे ही प्रोसेस को रोकना है, तो क्या होगा, जो फैक्टर H होता है एक, ठीक, फैक्टर H, वो फैक्टर H क्या करता है, वो C3b जो प्रोटीन होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये उसके संग क्या करता है, बाइंड कर जाता है, ठीक है, बाइंड कर दिया, जैसे ही बाइंड कर लेता है तो ये एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों को मिला के, ठीक। फैक्टर H और C3b की एक कॉम्प्लेक्स मतलब आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये आपका तोड़ दिया जाता है या डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, फैक्टर I। फैक्टर I क्या होता है, एक प्रोटीएज होता है, ठीक है, मतलब ये कह रहा हूँ, देखो ये फैक्टर H है और ये C3b है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है, डिस्ट्रक्ट करना है, तो वो कौन करेगा, फैक्टर I आएगा, फैक्टर I इनको क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। जैसे ही डिस्ट्रक्ट कर देगा तो क्या होगा, उससे C5 कन्वर्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं समझा रहा हूँ, देखो C5 कन्वर्टेज कब बनता है, जब आपका C3b प्रोटीन जुड़ता है, सिंपल सी बात है ना। देखो यहाँ पे C2 है, अब ये C3 कन्वर्टेज है, जब C3 टूटता है तो C3b C3a में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कौन करता है काम, C3 कन्वर्टेज तोड़ता है इसको, C3 को।
तो C3 भी जुड़ जाता है C2A के संग, तो C5 कन्वर्टेज बनता है। ठीक, अब मान लो ये हमें प्रोसेस रोकना है अल्टरनेट पाथवे में, तो क्या होगा अल्टरनेट पाथवे में, क्या होगा कि ये जो देखो ये क्लासिकल पाथवे है, लेकिन मैं एक तरह से मैं तुम बता रहा हूँ C3 का कैसे अल्टरनेट पाथवे में रोकेगा। तो ये अल्टरनेट पाथवे में कैसे करेगा, जो C3B बनाए, जो C3 बनाए वो फैक्टर H इसके संग जुड़ जाएगा। जैसे ही वो इसके संग जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वो कॉम्प्लेक्स कौन तोड़ देगा, फैक्टर I, जो कि प्रोटीज होता है। ठीक, जैसे ही वो तोड़ देगा, इसको खत्म कर देगा, तो C3B बचेगा नहीं, C3B बचेगा नहीं तो C3B C2A के संग जुड़ेगा नहीं, है ना। तो क्या नहीं बनेगा, C5 कन्वर्टेज नहीं बनेगा। C5 कन्वर्टेज नहीं बनेगा तो C5 जो होगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे क्या होगा, अल्टरनेट पाथ पे रुक जाएगा। इतना समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक पॉजिटिव एक्सेलरेटर बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो अल्टरनेट पाथवे को बढ़ा देता है, जिसका नाम है प्रोपर्टीन। देखो ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि हमारे पास एक C5 कन्वर्टेज एंजाइम है, ये वाला अल्टरनेट पाथवे का, ठीक, C5 कन्वर्टेज। इसकी जो हाफ लाइफ होती है ना बच्चों, वो होती है 5 मिनट्स। कितनी होती है, 5 मिनट्स। ठीक, अब मान लो मुझे इस पाथवे को है ना ज़्यादा चलाना है, मतलब मुझे इस पाथवे को लंबे समय तक चलाना है, ठीक है। तो इसकी C5 कन्वर्टेज की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 5 मिनट। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है प्रोपर्टीन। ये क्या करता है, ये हाफ लाइफ बढ़ा देता है, किसकी, C5 कन्वर्टेज की, किस में, अल्टरनेट पाथवे में। जैसी C5 कन्वर्टेज की हाफ लाइफ बढ़ जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है अल्टरनेट पाथवे वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और कितनी बढ़ा देता है, 30 मिनट्स तक बढ़ा देता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली कितनी होती है, 5 मिनट्स होती है। जब प्रोपर्टीन इस पे C5 कन्वर्टेज पे एक्ट करता है, तो उसकी C5 कन्वर्टेज की हाफ लाइफ कितनी बढ़ जाती है, 30 मिनट, जिसकी वजह से अल्टरनेट पाथवे थोड़ी देर ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह ये काम करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये अल्टरनेट पाथवे का रेगुलेशन था। अब समझो लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स फ्रॉम लाइसिस बाय मैक। देखो अब एक बात समझना, देखो जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो हमारे ह्यूमन सेल्स पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर वो हमारी ह्यूमन सेल्स पे अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, हमारी ह्यूमन सेल्स में पोर्स होंगे, वो मतलब होल्स बन जाएंगे। जैसे ही होल्स बन जाएंगे तो वाटर अंदर जाएगा, तो स्वेलिंग होगी सेल की, और ह्यूमन सेल मर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो हमारे ह्यूमन सेल्स पे अटैक ना करे, तो इसके लिए क्या एक मैकेनिज्म है। देखो एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है डिके एसेलरेटिंग फैक्टर, जैसे DEF या CD55 बोलते हो तुम। ये क्या करता है डिकिंग एसेलरेशन फैक्टर। देखो ये DEF है, ठीक, ये DEF है। ये DEF क्या करता है, ये बाइंड करता है किससे, C3B और C4B से। अगर ये C3B और C4B से बाइंड कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, आपका C3 कन्वर्टेज नहीं बनेगा और C5 कन्वर्टेज नहीं बनेगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना आराम से। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो C3 कन्वर्टेज ये नहीं बनाना मैं, है ना। तो हमारा मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो हमारे ह्यूमन सेल्स पे भी कभी कभी एक्ट कर देता है। तो हमें उससे बचने के लिए हमने ये मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के पास। तो एक हमारा फैक्टर होता है डिके एसेलरेशन फैक्टर, जिसका नाम है DEF या CD55। ये क्या करता है, ये देखो ये बाइंड करता है C3B और C4B से। कैसे, देखो ये C4B है ना, ये C4B है, सिंपल सी बात है। तो अगर देखो C1S ने क्या किया, C4 को किसमें तोड़ दिया, C4 है C4B। अब जो डिके एसेलरेशन फैक्टर होगा तो क्या करेगा, वो C4B से बाइंड कर जाएगा। जैसे वो C4B से बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, जैसे वो C4B से बाइंड कर जाएगा तो C4B फिर C1S के संग जुड़ेगा नहीं, सिंपल नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि ये C4B डिकिंग एसेलरेशन फैक्टर से बाइंड कर गया। तो सिंपल सी बात है, नहीं जुड़ पाएगा तो ये आएगा, ये नहीं बन पाएगा, इसका मतलब C3 कन्वर्टेज नहीं बन पाएगा, ठीक। C5 कन्वर्टेज, ठीक है, C5 कन्वर्टेज कैसे, अब देखो मान लो वो C3B से जुड़ गया, है ना, C3B से जुड़ गया। अगर वो C3B से जुड़ गया तो जो C3B होगा वो C2A से नहीं जुड़ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, C5 कन्वर्टेज नहीं बन पाएगा।
इतना समझ आया? ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होता है, C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज नहीं बनता, उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये रेगुलेशन है, ठीक है। सो ये पूरा रेगुलेशन है, ठीक है। आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा, ठीक। सो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और ठीक है, हर रोज रिवीजन करते रहो, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूँ नहीं है लेक्चर देख लिया बस हो गए, ठीक है। आराम से पढ़ो फिर रिवीजन करो, ठीक है। सो बच्चों ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरा हुआ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट।